एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आज इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझने वाले हैं। हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज हम लोग समझने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लॉस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ प्रोडक्शन। लॉस ऑफ प्रोडक्शन समझने के पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि इसमें दो लॉस आते हैं। ठीक है, जो कि एक शॉर्ट रन के लिए होता है और एक लॉन्ग रन के लिए होता है। ठीक है, शॉर्ट रन के लिए मतलब जिसका ड्यूरेशन कम होगा, ठीक है, और लॉन्ग रन मतलब जब लंबे टाइम के लिए उसको लॉन्ग रन बोला जाता है। देखो कि लॉस ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग अपने इनपुट में कितना चेंज करने से हम लोग के आउटपुट में चेंज आएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग का लॉस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ प्रोडक्शन डिस्क्राइब्स द वेज बाय विच वी कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लॉस ऑफ प्रोडक्शन हम लोग को बताता है कि हम लोग कैसे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो ये जो लॉस ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पे दो लॉस को दिया गया है। वन वर्क्स फॉर शॉर्ट रन एंड वन वर्क्स फॉर लॉन्ग रन। अभी शॉर्ट रन में कौन सा आता है और एक लॉन्ग रन में कौन सा आता है वो आगे हम लोग समझेंगे। अभी मेन क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रोडक्शन। हम लोग अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएंगे, राइट? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हम लोग के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो पहला चीज है कि द आउटपुट, ठीक है, द आउटपुट दैट इज प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग इनपुट विथ डिफरेंट फैक्टर्स। अभी फैक्टर्स क्या क्या है, हम लोग अपने इनपुट्स मतलब जो फैक्टर्स होते हैं उसमें क्या क्या चेंज करने से हम लोग के आउटपुट में चेंज आएगा, मतलब हम लोग के प्रोडक्शन पे, राइट? हम लोग का जो इनपुट्स है वो क्या होता है, वो हमारा फैक्टर्स होता है जिसमें चेंज करने से हम लोग के आउटपुट मतलब क्या, प्रोडक्शन, राइट? इनपुट्स मतलब क्या 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 फैक्टर्स हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में चेंज करने से हम लोग के आउटपुट जो कि है प्रोडक्शन में चेंज आएगा। तो फैक्टर्स क्या क्या है देखो, पहला होता है वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स मतलब क्या, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे क्या है रॉ मटेरियल्स, लेबर्स एक्सेट्रा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है फिक्स्ड फैक्टर्स। नाम ही क्या है फिक्स्ड, मतलब कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जैसे क्या है लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। अभी सुनो, अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग को याद रखना है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। सुनो, शॉर्ट रन में हम लोग अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके हम लोग के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और लॉन्ग रन में दोनों का दोनों फैक्टर, जैसे वेरिएबल हो गया या फिक्स हो गया, दोनों को चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान के चलो तुम लोग का मिठाई का दुकान है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि तुम लोग का मिठाई का दुकान है, और कल ही तुम लोग को ऑर्डर आया कि तुम्हारे कॉलेज से ही, ठीक है, तुम लोग का मिठाई का दुकान है, तुम लोग को किसी के प्रेफरेंस से पता चल गया कि तुमको कल एक ऑर्डर आया है कि तुम लोग को 10,000 लड्डू बना के देना है। तुम लोग का मिठाई का दुकान है और तुम लोग को 10,000 लड्डू कल ही देना है कॉलेज में बना के। अभी क्या तुम लोग अपना फिक्स फैक्टर चेंज करोगे कि नहीं सर, कि कल मिठाई देना है, आज मशीन खरीद लूंगा, उसके लिए एक ज़मीन खरीद लूंगा, वहाँ पे बिल्डिंग बनाऊंगा, बना के यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मिठाई सप्लाई करेंगे। क्या एक दिन में पॉसिबल है? अपना फिक्स फैक्टर चेंज करोगे क्या? नहीं सर, ना बाबा ना सर, ये तो नहीं करेंगे। तो क्या करोगे, अपना रॉ मटेरियल्स लाओगे, लड्डू बनाने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो बाजार से खरीदोगे 10,000 क्वांटिटी के लिए। फिर तुम लोग का जितना लेबर्स चाहिए, पहले 2 एम्प्लॉइज काम करते थे तुम्हारे दुकान में, कल के लिए तुम लोग 10 से 20 एम्प्लॉइज रख दोगे। ठीक है, रेंट के बेसिस पे ले आ जाओगे लोगों को। ठीक है, तो यही होता है कि यही चीज मैं समझाने वाला था तुम लोग को कि शॉर्ट रन में हम लोग अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं, और लॉन्ग रन में सपोज मान के चलो कि, और एक एग्जांपल लेते कि तुमको 1 साल बाद, आज तुम लोग ने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट कॉलेज के साथ कि 1 साल बाद कॉलेज का जब फंक्शन होगा तब तुमको 10,000 लड्डू बनाना है। सो तब तुम उस हिसाब से अपना क्या करोगे, अपना वेरिएबल फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हो और साथ ही साथ अपने फिक्स फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हो। तुमने सोचा 10,000 लड्डू आएंगे, उसके लिए एक रूम भाड़ा कर लेंगे। ठीक है, वहां पे क्या करेंगे, वेरिएबल फैक्टर्स में 2 एम्प्लॉयज थे, अभी 10 एम्प्लॉयज रख देंगे, अभी ज़्यादा एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, सिर्फ 5 होने से भी होगा, और उस हिसाब से एक मशीन भी खरीद लोगे कि जो जल्दी से जल्दी तुमको लड्डू बना के दे दे। क्योंकि लॉन्ग रन में कोई भी चीज़ वेरिएबल नहीं रहता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे हम लोग का लाइफ में भी जैसे क्या होता है कि कुछ कुछ जैसे हम लोग के दुख होता है,
बुरा दिन होता है, वो भी लॉन्ग रन में जाके ठीक ही हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत ज्ञान हो गया। अभी बस याद रखना कि वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल्स, लेबर एक्सेट्रा, और फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा थ्योरी किसके लिए है, वो दिमाग में घोल के पी जाओ। शॉर्ट रन के लिए हम लोग का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। मैंने क्या बोला, शॉर्ट रन को एनालिसिस करने के लिए हम लोग का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को दिया गया है। एंड लॉन्ग रन के लिए कौन सा लॉ दिया गया है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अभी देखो, इन शॉर्ट रन लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोग को। शॉर्ट रन में क्या होता है, वी कैन इंक्रीज द आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या था, मैंने बोला था प्रोडक्शन। याद रखना, इनपुट मतलब फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या क्या, वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स। मैंने क्या बोला अभी, वी कैन इंक्रीज द आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या, प्रोडक्शन, ठीक है। वी कैन इंक्रीज द आउटपुट बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, करेक्ट। क्योंकि शॉर्ट रन में मैंने क्या बोला था, हम लोग अपने फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं करेंगे, जमीन वगैरह नहीं खरीदेंगे, हम लोग अपने रॉ मटेरियल्स या फिर लेबर्स को हायर कर लेंगे, राइट। यही होता है। डेफिनेशन क्लियर हो गया। इन शॉर्ट रन क्या लिखोगे, वी कैन इंक्रीज द आउटपुट दैट इज प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, करेक्ट। और टू एनालाइज द प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज देयर। इज दैट क्लियर। और लॉ होगा, वी कैन इंक्रीज द आउटपुट, आउटपुट मतलब क्या, प्रोडक्शन, बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर्स। लॉन्ग रन में दोनों चीज आएगा, तुम्हारा फिक्स्ड भी आएगा, वेरिएबल आएगा। इसमें क्या होगा देखो, वी कैन इंक्रीज द आउटपुट दैट इज प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर्स, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। और लॉन्ग रन के लिए कौन सा थ्योरी दिया गया है, याद रखना, लॉस ऑफ रिटर्न टू स्केल। दिमाग में घोल के पी जाओ। अगर क्वेश्चन में शॉर्ट रन आया है तो लॉस ऑफ रिटर्न टू स्केल नहीं लिखना है, ठीक है। अगर शॉर्ट रन आया है तो हम लोग को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लिखना है, और अगर लॉन्ग रन के लिए दिया गया है तो हम लोग को लिखना है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इज इट क्लियर। तो आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो है वो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर दिया है। मैं इसका लिंक जो है आप लोग के टेलीग्राम चैनल पे फिर से शेयर कर दूंगा, जिसका नाम है पंकज की कक्षा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपका ये जो वीडियो है आप लोग का लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल उसको दे दूंगा, ठीक है। तो देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है कि इट इज रेफर्ड टू एज द लॉ विच स्टेट्स दैट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन is increased while keeping all other factors constant, it will result in the decline of the marginal product of that factor। मतलब क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग कोई भी एक फैक्टर को चेंज करते हैं लेकिन बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होता है, हम लोग के मार्जिनल प्रोडक्ट में चेंज आएगा। अभी टोटल प्रोडक्ट क्या है, हम लोग का एवरेज प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, ये हम लोग समझेंगे। क्या होगा कि हम लोग का टोटल आउटपुट विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट इन द बिगनिंग। पहले वो क्या होगा कि इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट के साथ, फिर क्या होगा, बट आफ्टर ए पॉइंट द आउटपुट विल इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद क्या होगा, लास्ट वाला तुम लोग का फाइनली डिक्रीजेस एब्सोल्युटली। तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अभी मैं शेड्यूल को दिखाऊंगा, टेबल को दिखाऊंगा तो तुम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो टेबल में क्या है, ठीक है। हम लोग को पता है कि हम लोग के पास दो फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पे फिक्स फैक्टर क्या लिया है मैंने, लैंड को लिया है, जो कि है आप लोग का 1 एकड़ 1 एकड़, ठीक है। और आप लोग का वेरिएबल फैक्टर जो है जिसको मैंने लेबर लिया है, ठीक है, या फिर वर्कर भी बोल सकते हो, उसको हम लोग चेंज करते रहेंगे। हम लोग का लॉ क्या बोलता है, हम लोग का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि अगर हम लोग कोई एक फैक्टर को चेंज करते हैं और बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट करते हैं तो हम लोग का टोटल प्रोडक्ट में चेंजेस आएगा। पहले वो बहुत बढ़ता रहेगा, फिर थोड़ा कम रेट से बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो डिक्रीज होता रहेगा। अभी देखते हैं कि हम लोग का टेबल में भी ये चेंजेस हम लोग को दिखाई देता है या नहीं। तो पहले देखो कि जब हम लोग का वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर सेम रहेगा 1 रहेगा, जब हम लोग का वेरिएबल फैक्टर 1 मतलब 1 लेबर था तो हम लोग का टोटल प्रोडक्ट कितना था, 2। मतलब हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम लोग का टोटल प्रोडक्ट को हम लोग इन यूनिट सोचते हैं कि जब हम लोग का 1 एकड़ लैंड था फिक्स फैक्टर और 1 वेरिएबल फैक्टर 1 लेबर होता था तो हम लोग 2 यूनिट बनाते थे। चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग ने 1 लेबर से क्या कर दिया,
उसको डबल कर दिया, और एक लेबर को ले आए, 2 लेबर कर दिया, तो उससे हम लोग का प्रोडक्टिविटी में चेंज आया। देखो कितना हुआ, 2 यूनिट बनाते थे अभी 6 यूनिट बनाते हैं, तो पहला मार्जिनल प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा। उसके बाद देखो 2 से 6 हो गया, मतलब कितना चेंज हुआ, 4 चेंज हुआ, राइट। तो 4 हो गया, मतलब एक इंडिविजुअल यूनिट बनाने से, एक इंडिविजुअल लेबर बनाने से हम लोग का आउटपुट में कितना चेंज आया, 4, इसीलिए मार्जिनल प्रोडक्ट 4 है, ठीक है। उसके बाद देखो जब हम लोग का और एक लेबर हम लोग ने बढ़ा दिया, 2 लेबर थे उससे हम लोग ने 3 कर दिया, 3 लेबर बनाने के बाद हम लोग का यूनिट्स कितना हो गया, 6 था अभी 12 हो गया, चलो बहुत बढ़िया। पहले 1 लेबर था तो हम लोग का 2 था, फिर जब 2 हो गया तो 6 हो गया, 3 हो गया तो 12 यूनिट हो गया, ठीक है। 12 यूनिट लेबर हो गया तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट हम लोग का भी 6 होगा, क्योंकि 6 से 12 हुआ है तो 6 का डिफरेंस है। चलो सर ये तो समझ में आया। यहाँ पे तो बहुत बढ़ रहा है सर कि एक लेबर बनाने से हम लोग का आउटपुट इतना बढ़ रहा है। अभी देखो आगे क्या होता है, आगे ड्रामा देखो। जब हम लोग का 3 लेबर के बाद हम लोग ने चौथा यूनिट लेबर का बढ़ाया, तब हम लोग का कितना यूनिट बढ़ा, देखो 12 से सिर्फ 16 यूनिट हुआ। बड़ा है, नो डाउट इंक्रीज हुआ है, लेकिन एट ए डिक्रीजिंग रेट। पहले क्या हुआ था, देखो 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, अभी तो एटलीस्ट 8 बढ़ना चाहिए, लेकिन कितना चेंज हुआ, सिर्फ 4 यूनिट चेंज हुआ। देखो 12 से सिर्फ 16 में चेंज हुआ, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद देखो जब हम लोग ने 5 यूनिट लेबर का कर दिया, मतलब 5 लेबर को ले आया हम लोग के प्रोडक्शन में, तो कितना चेंज हुआ, फिर 18 हो गया, सिर्फ 2 यूनिट बढ़ा। और धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, नो डाउट बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट। उसके बाद हम लोग का मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा, 2। उसके बाद देखो जब 6 नंबर ऑफ हम लोग ने लेबर किया, तब हम लोग का यूनिट कितना हो गया, सेम, हम लोग का 18 हो गया, मतलब सेम रह गया, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो जब हम लोग ने 7th नंबर ऑफ लेबर किया, तो हम लोग का टोटल प्रोडक्ट हो गया 16, जो कि माइनस में चला गया, और हम लोग का मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कोर्स -2 हो जाएगा। अभी ये होता क्यों है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक काम करने के लिए एक लोगों को रखा गया है, वहाँ पे हम लोग 2 लोगों को रख देंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। लेकिन एक मशीन है, उसको संभालने के लिए 3 लोग सफिशिएंट है, वहाँ पे चौथा लोग रखोगे या फिर 5 लोग 7 लोग रख दोगे, तो वो लोग काम नहीं करके गप्पे मारेंगे, राइट, और प्रोडक्शन को और घटा देंगे, तो दूसरों को भी क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, और अपना काम अच्छे से तो करेंगे ही नहीं, राइट। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड बोल के एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग को पता होगा, ये लाइन सुना होगा आप लोग ने। यही चीज हम लोग के लाइफ में भी होता ही रहता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी हम लोग ने देखा, अभी जैसे ये हम लोग ने चेंजेस देखा कि लेबर जब हम लोग बढ़ा रहे थे, पहले क्या हो रहा था कि बहुत बढ़ रहा था, ठीक है, हम लोग का आउटपुट बहुत बढ़ रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो घटता गया, और मार्जिनल प्रोडक्ट एट ए टाइम क्या हो गया, एक टाइम ऐसा आ गया था जब वो 0 हो गया था, फिर साथ ही साथ वो नेगेटिव भी हो गया था। टोटल प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हम लोग का एवरेज प्रोडक्ट भी नहीं होगा, एवरेज प्रोडक्ट भी हम लोग अभी समझेंगे, और साथ ही साथ मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होता है। देखो ये जो 3 है, तुम लोग का मार्जिनल प्रोडक्ट जब 2, फिर 4, फिर 6, या फिर बोल सकते हो टोटल प्रोडक्ट जब 2, 6, 12 था, तो ये स्टेज 1 होता है, जहाँ पे इंक्रीजेस, हम लोग का टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस बट एट ए इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। फिर तुम लोग का ये जो 4, 2 और 0, ये जो 3 है, नेक्स्ट 3 है, वो हम लोग का क्या है, इंक्रीजेस, हम लोग का टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एट ए डिक्रीजिंग रेट, मतलब इंक्रीजेस एट ए डिक्रीजिंग रेट। फिर लास्ट वाला क्या होगा, हम लोग का नेगेटिव रिटर्न्स, जब हम लोग ज्यादा लोग रख देते हैं एक टाइम में, क्या होगा, हम लोग का प्रोडक्शन और घटता रहेगा और नेगेटिव में चला जाएगा हम लोग का मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट तो नहीं, बट हम लोग का मार्जिनल प्रोडक्ट। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो हम लोग का क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट। ये टेबल में मैं डाल सकता था, लेकिन ये इतना समझने का नहीं है कि देखो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। हम लोग का जितना भी टोटल प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे पहला कौन सा है, 2, हम लोग का वेरिएबल फैक्टर कितना था पहला यूनिट में, 1, तो 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 2 ही रहेगा। नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट 6 और डिवाइडेड बाई 2 होगा तो 3, फिर 12 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा 4, 16 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 4। मतलब हम लोग को टोटल प्रोडक्ट को हम लोग के वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करना है, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो हम लोग का एवरेज प्रोडक्ट है। इज इट क्लियर। अब उसके बाद देखो अभी हम लोग इसको समझने वाले हैं डायग्राम की मदद से, ठीक है। तो हम लोग को पहले एक एक चीज को हम लोग को प्लॉट करना है। मैं आप लोग को मैं
खुद बना के दिखाता हूँ तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। मैं इमेजेस एक के बाद एक अटैच करता रहूँगा। पहला देखो हम लोग का फैक्टर क्या है, मैं इमेज को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, टेबल को, या फिर शेड्यूल भी बोल सकते हो इसको। देखो पहला तो देखो हम लोग अपने एक्स एक्सिस में क्या करेंगे, हम लोग यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को रखेंगे जो 1 2 3 4 5 6 7 तक गया है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग के वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, हम लोग के एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर टोटल प्रोडक्ट को रखेंगे, ठीक है। तो पहला देखो जब हम लोग ने एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर का मतलब एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाया तो हम लोग का टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज हुआ, 2। तो 2 में एक सर्कल बनाएंगे छोटा सा, एक डॉट देंगे। फिर सिमिलरली सेम जब 2 यूनिट हुआ तो कितना हुआ, हम लोग का टोटल प्रोडक्ट में 6 हुआ और मार्जिनल प्रोडक्ट पे 4 हुआ, राइट। पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग टोटल प्रोडक्ट का बनाते हैं। तो पहले देखो पहले हम लोग टोटल प्रोडक्ट का बनाते हैं, धीरे धीरे जाएंगे। तो पहला देखो 1 यूनिट में 2, फिर 2 यूनिट में तुम लोग का कितना है 6, फिर 3 में 12, 4 में 16, 5 में फिर से 18, 6 में 18 सेम सेम, फिर 7 नंबर पे तुम लोग का 16। जब ये डॉट को बिठा दोगे तुम लोग, फिर उसको हैंड से, ठीक है, स्केल से नहीं करना है, हाथ से इसको ड्रॉ करो तो तुमको ये ग्राफ मिल जाएगा टोटल प्रोडक्ट का। सिमिलरली तुम लोग एवरेज प्रोडक्ट का भी बनाओ, ठीक है, सेम रहेगा, एवरेज प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फिर सिमिलरली इसको ज्वाइन करो। फिर तुम लोग का मार्जिनल प्रोडक्ट देखो जब हम लोग 6 नंबर यूनिट करते तो वो 0 हो जाता है, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, वो -2 में चला जाता है, ठीक है। तो यही है हम लोग जब हम लोग इस पूरे ग्राफ को एक साथ करेंगे तो ये पिक्चर आप लोग को ऐसे ही मिलेगा। आप लोग घर में अपने खुद के पेन या फिर पेंसिल से इसको ड्रॉ करना तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ ऐसा क्यों है, ठीक है। कोई कोई बुक में ऐसे भी ग्राफ दिया है, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जैसे भी बनाइए बट कॉन्सेप्ट विल बी सेम। ये टेबल आप लोग को लेना है या फिर शेड्यूल लेना है, उसके हिसाब से आप लोग को पॉइंट को प्लॉट करना है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में कभी कभार क्या होता है कि आप लोग को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूछ दे तो आप लोग डायरेक्टली ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि रिलेशनशिप में क्या है कि पहला है तुम लोग का स्टेज 1 में टोटल प्रोडक्ट का मैं बोल रहा हूँ, पहला क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। स्टेज 2 में क्या होता है, कंटिन्यूज टू इंक्रीज बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। को थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, डिक्रीजेस, मतलब धीरे धीरे वो डिक्रीज होता रहता है, राइट। इसके बाद देखो तुम लोग का मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या था, मार्जिनल प्रोडक्ट में भी 3 स्टेज था। क्या क्या है देखो, पहला क्या है, इंक्रीजेस इन द बिगिनिंग देन रीचेस ए मैक्सिमम एंड बिगिंस टू डिक्रीज, राइट। स्टेज 1 में क्या होता है कि वो इंक्रीज होता है, ठीक है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है मार्जिनल प्रोडक्ट, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटता रहता है। फिर इसके बाद देखो फिर क्या होता है, स्टेज 2 में तुम लोग का कंटिन्यूज टू डिमिनिश एंड बिकम्स इक्वल टू 0, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है तुम लोग का सेकेंड स्टेज में आके वो 0 तक पहुंच जाता है। फिर थर्ड स्टेज में क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने बताया था पहले ऊपर उठता रहता है, एक मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है, फिर धीरे आता रहता है, सेकेंड स्टेज में वो 0 तक पहुंच जाता है, और थर्ड स्टेज में वो आप लोग का नेगेटिव हो जाता है, मतलब बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद देखो एवरेज प्रोडक्ट का भी सेम होगा, आप लोग का क्या लिखना है, स्टेज 1 में क्या होता है, फर्स्ट इंक्रीज, फिर कंटिन्यूज टू इंक्रीज एंड बिकम्स मैक्सिमम, मतलब आप लोग का मार्जिनल प्रोडक्ट की तरह ही है, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है, बिकम्स इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट एंड देन बिगिंस टू डिमिनिश, मतलब सेकेंड स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, आप लोग के मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ इक्वल हो जाता है एक पॉइंट के टाइम पे, फिर उसके बाद धीरे डिक्रीज हो जाता है, आप लोग ग्राफ को भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट का कंटिन्यूज टू डिमिनिश बट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, मतलब एवरेज प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि आप लोग का एवरेज प्रोडक्ट कभी 0 नहीं होगा, आप लोग का मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट कभी 0 नहीं होगा, वो हमेशा आप लोग के 0 से ग्रेटर ही होगा, मतलब 0 से ज्यादा ही होगा। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया होगा कि ये 3 कॉन्सेप्ट क्या है। आप लोग का 3 स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3, ठीक है। इसका आप ये वाला चीज भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, मैं आप लोग को ये इमेज आप लोग का अटैच करवा रहा हूँ। फिर देखो आप लोग इस चीज को भी पढ़ सकते हो, फर्स्ट स्टेज में क्या लिखना है आप लोग को नोट्स में, फिर सेकेंड स्टेज में क्या लिखना है, फिर आप लोग का थर्ड स्टेज में क्या लेना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और इसका मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा में दे दूंगा, वहाँ पे डिटेल नोट्स हो जाएगा, आप लोग को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद देखो इस लॉ का कुछ एजम्पशन है कि ये सब चीज होना ही पड़ेगा, तब जाके ये लॉ को हम लोग
100% करेक्ट मान सकते हैं, मतलब एजम्पशंस होते हैं, ठीक है। पहला एजम्पशन है आप लोग का, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मतलब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हम लोग अपने टेक्निक को चेंज नहीं कर सकते, या फिर बोल सकते हो हम लोग अपने टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। ऑफकोर्स हम लोग अपने टेक्नोलॉजी को अगर चेंज करेंगे तो ऑफकोर्स क्या होगा, हम लोग के प्रोडक्शन में चेंज आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग अपने टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते, उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है देखो, इट ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन बिकॉज इन द लॉन्ग रन फिक्स इनपुट्स बिकम वेरिएबल। करेक्ट, मैंने ऑलरेडी आप लोग के रिटर्न्स टू स्केल वाले वीडियो में समझाया है, जो लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग रन में कोई भी चीज फिक्स नहीं होता है, हर एक फैक्टर वेरिएबल हो जाता है। तो हम लोग शॉर्ट रन के लिए ये थ्योरी समझ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को याद रखना है कि ये थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली इन द शॉर्ट रन। चलो ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजेनस इन अमाउंट एंड क्वालिटी। ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज एज्यूम दैट वन फैक्टर इज वेरिएबल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे बोला है, ये ऑलरेडी लॉ के स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में हम लोग ने समझा है कि एक फैक्टर वेरिएबल होता है और एक फैक्टर आप लोग का कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक फैक्टर नहीं, बाकी सब फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, बट एक फैक्टर को हम लोग चेंज करेंगे और उससे देखेंगे कि हम लोग के प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, मतलब टोटल प्रोडक्ट में। ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है। मैं आप लोग का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कुछ जो एजम्पशंस है उसका नोट्स भी आप लोग को इस स्लाइड के बाद अटैच कर दूंगा, आप लोग अभी देख सकते हो ये सब चीज़। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आप लोग का पीडीएफ बना के आप लोग के टेलीग्राम चैनल, आप लोग मैं बोलता हूँ हमेशा इट्स हमारा चैनल, तो हमारे चैनल पे दे दूंगा, पंकज की कक्षा पे। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है। ये जो दो लॉ है आप लोग का, शॉर्ट रन के लिए लॉ के लिए आप लोग का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉन्ग रन के लिए लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, ये आप लोग को पढ़ के जाना ही जाना है। ये दो लॉ से कोई भी एक लॉ आपके एग्जाम में 110 टाइम्स में बोल रहा हूँ आना ही आना है। तो आप लोग इसको स्किप करके मत जाइए, और आपको थोड़ा सा भी प्रोडक्टिव लगा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कुछ एक कमेंट करके जाइए, सो दैट मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि बहुत दिनों से चैनल पे वीडियो नहीं आया है। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। आशा करता हूँ आप लोग अपना कलम, किताब और फ़ोन लाना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।